हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए वितान भाग 2 जो पुस्तक है उसका दूसरा पाठ है जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। उसके पाठ का सार लेकर आई हूँ। कहानी पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। जूझ मराठी के प्रसिद्ध कथाकार आनंद यादव के बहुचर्चित उपन्यास का एक अंश है, एक हिस्सा है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। किशोर के पिता ने उसे कक्षा 4 के बाद पाठशाला नहीं जाने दिया, खेती के काम में लगा लिया। किशोर को खेतों में पानी लगाने और कोल्हू पर कार्य करना पड़ता था। दिन भर वह खेतों व घर के काम में जुटा रहता था। उसे पता है कि खेतों में कार्य करने से उसे कुछ नहीं हाथ लगेगा, पढ़कर उसे नौकरी मिल सकती है, परंतु वह यह बात अपने दादा से कह नहीं पाता। यदि दादा को इस बात का पता लगेगा तो दादा बुरी तरह उसकी पिटाई करेंगे। दादा यहाँ पिताजी को कहा गया है। आखिर किशोर अपनी माँ के सहयोग से योजना बनाता। बच्चा इंटेलिजेंट था, होशियार था, प्रतिभाशाली था, पढ़ना चाहता था, लेकिन पिता नहीं पढ़ाना चाहते थे। वो उसे पिता खुद काम करते नहीं थे और बच्चे से काम कराते थे पूरे दिन। कोल्हू का कार्य लगभग समाप्त हो चुका था। उसकी माँ कंडे थाप रही थी। कंडे किसको कहते हैं? उपले, जिनको उससे वो लिया कर। किशोर बाल्टी में पानी भर भर कर माँ को दे रहा था। उसने सोचा कि माँ से अकेले में बात करना उचित होगा। आखिर उसने हौसला करके माँ से बात की, परंतु माँ ने कहा कि जब भी तेरी पढ़ाई की बात चलती है तुम्हारे दादा जंगली सुअर के समान गुर्राने लगते हैं। तब किशोर ने अपनी माँ से कहा कि वह दत्ताजी राव देसाई से इस बारे में बात करें। दत्ताजी राव देसाई जो थे वो गांव के बड़े बुजुर्ग थे और सब गांव वाले उनकी बात को टालते नहीं थे। अंततः ये तय किया हुआ कि माँ बेटा रात को उनसे बात करने जाएंगे। माँ चाहती थी कि उसका पुत्र 7वीं तक पढ़ाई तो जरूर कर ले, इसलिए दोनों माँ बेटा दत्ताजी राव के घर गए। दीवार के साथ बैठकर माँ ने दत्ताजी राव को घर की सभी बातें बता दी। उसने ये भी कहा कि उसका पति सारा दिन रखमाबाई के पास रहता है, खेत में खुद काम करने की बजाय लड़के को इस काम पर लगा रखा है। इसलिए उसने उसके पुत्र की पढ़ाई बंद करवा दी। दत्ताजी का रुख काफ़ी अनुकूल था, यानी कि उनकी बात के अनुसार था। ये देखकर किशोर ने कहा कि अब जनवरी का महीना चल रहा है, यदि उसे पाठशाला भेज दिया गया तो 2 महीने में अच्छी तरह से पढ़ करके 7वीं कक्षा पास कर लेगा। या बच्चे की रुचि देखिएगा। इस प्रकार उसका 1 साल बच जाएगा। किशोर के पिता के काले कारनामे सुन करके दत्ताजी राव क्रोधित हो उठे और कहा कि वह आज ही उसे ठीक कर देंगे। राव ने किशोर से ये भी कहा कि जैसे ही तुम्हारे दादा घर पर आएंगे तो उसे मेरे यहाँ भेज देना और थोड़ी सी देर बाद यानी घड़ी भर बाद तुम भी कोई बहाना करके आ जाना। माँ बेटा दोनों ने मिलकर ये निवेदन किया कि उनके यहाँ आने की बात दादा वो पता ना चले, न तो गुस्सा होंगे। इस पर दत्ताजी राव ने कहा कि तुमसे जो कुछ पूछूंगा वह तुम बिना डर के बता देना। आखिर माँ बेटे घर लौट गए। माँ ने दादा को राव साहब के यहाँ भेज दिया, साथ ही ये बहाना बनाया कि उनके यहाँ साग भाजी देने गई थी। किशोर का दादा राव के बुलाने को अपना सम्मान समझ करके तत्काल पहुँच गया। लगभग आधे घंटे बाद माँ ने बच्चों को यह कहकर भेजा कि दादा को खाने पर बुलाया है। दत्ताजी ने किशोर को देखकर कहा कि तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? इस पर किशोर ने उत्तर दिया कि पहले 5वीं में पढ़ता था, पाठशाला नहीं जाता क्योंकि दादा ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया और खेतों में पानी देने के काम लगा दिया। दादा ने रत्नप्पा राव को अपनी सारी बात बता दी। इस पर राव साहब ने दादा को फटकारते हुए कहा, खुद खुले सांड की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों से को खेती में जोतता है, अपनी मौज बस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। इसके बाद दत्ताजी ने किशोर से कहा कि तू कल से पाठशाला जा, मास्टर की फीस दे दे, मन लगा कर पढ़, साल बचाना है। यदि यह तुझे पाठशाला ना जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके बाद दादा ने किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दिन भर जुआ खेलता है, कंडे बेचता है, चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, खेती और घर के काम में बिल्कुल भी नहीं करता। परंतु ये आरोप झूठे थे। अंततः दत्ताजी ने दादा को संतुष्ट कर दिया और किशोर को अच्छी तरह से समझाया
इस पर दादा ने स्वीकार कर लिया कि अपने बेटे को पाठशाला भेजेगा, परंतु दादा ने ये भी शर्त रखी कि वह सुबह 11 बजे तक खेत में काम करेगा, फिर सीधा खेत से पाठशाला जाएगा। यही नहीं, छुट्टी के बाद वह घंटा भर पशु चराएगा। यदि खेत में काम हुआ तो स्कूल से छुट्टी भी ले लेगा। किशोर ने सारी बातें मान ली। किशोर पाठशाला की 5वीं कक्षा में जाकर बैठ गया। कक्षा में 2 लड़के उसकी गली के थे और बाकी सब अपरिचित थे। वह किशोर से कम उम्र के थे, क्योंकि बीच में उसकी तो पढ़ाई छुटवा दी थी। वह बेंच के कोने पर जाकर बैठ गया। कक्षा के एक शरारती लड़के ने उसे मजाक उड़ाना शुरू किया कि उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। छुट्टी के समय शरारती लड़के ने किशोर की धोती की लांग खोल दी, लांग जो पीछे टंगी होती है। यह सब देखकर किशोर घबरा गया, उसका मन निराश हो गया। उसने अपनी माँ से कहा कि बाजार से नई टोपी और चड्डी मंगवा ली, उसे जिन्हें पहनकर स्कूल जाने लगा। इधर अध्यापक कक्षा के शरारती बच्चों को खूब मारते थे। इससे कक्षा का वातावरण कुछ सुधर गया। कक्षा का बसंत पाटिल नाम का लड़का उम्र में छोटा था, परंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह स्वभाव से शांत था और घर से पढ़कर जाता था, इसलिए शिक्षक ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। किशोर भी उसी के समान मन लगाकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे गणित की समझ भी आने लगी। वह भी बसंत पाटिल के समान बच्चों के सवाल जांचने लगा। यही नहीं, बसंत अब उसका दोस्त बन चुका था। अध्यापक खुश होकर के उसे आनंदा के नाम से पुकारते थे। अध्यापक ने अपनेपन और बसंत की दोस्ती के कारण धीरे धीरे आनंदा का मन पढ़ाई में लगने लगा। पाठशाला में सोंदेलकर नाम के मराठी अध्यापक थे। उन्हें बहुत सी मराठी और अंग्रेजी कविताएं आती थी। वे स्वर सुनाते थे। धीरे धीरे किशोर लेखक को प्रेरणा मिलने लगी। किससे? जो सोंदेलकर मराठी के अध्यापक थे उनसे। जब भी वह खेत में वह पानी लगाता या ढोर चराता, पशु चराता, तो मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरो अवरो आदि के साथ कविता का गान करता। यही नहीं, वह स्वयं भी कविताएं लिखने लगा और उसे खेत में अकेलापन अच्छा लगता था। ऊंची आवाज़ में कविता का गान करता था, अभिनय करता था, कभी कभी नाचने भी लगता था। मास्टर जी को भी किशोर लेखक का कविता गान बहुत अच्छा लगा। उनके कहने पर किशोर लेखक 6ठी 7वीं के बालकों के सामने कविता का गान किया। पाठशाला के एक समारोह में उसने कविता पाठ का अवसर मिला। मास्टर सोंदेलकर भी स्वयं कविता रचते थे। उनके घर में भी कुछ कवियों के काव्य संग्रह रखे हुए थे। वे अक्सर लेखक समान एक मानव थे। वह भी हमारे समान कविता कर सकता है। लेखक ने मास्टर जी के घर के दरवाजे पर लगी मालती की लता और उस पर लिखी कविता भी देखी। उसे लगा कि वह भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविताएं लिख सकता है। इसलिए भैंस चराते समय वह पशुओं तथा जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। कभी कभी लिखी कविता मास्टर जी को दिखा देता था। इस काम के लिए वह अपने पास कागज और पेन रखने लगा। जब भी कागज और पेंसिल ना होती तो वह कंकर से पत्थर की शिला पर या छोटी लकड़ी से भैंस की पीठ पर कविता लिख देता था। कभी कभी अपनी लिखी हुई कविता मास्टर जी को दिखाने के लिए उनके घर पहुंच जाता था, क्योंकि उसकी रुचि थी उसमें। मास्टर जी भी उसे कविता लिखने की प्रेरणा देने लगे और छंद, लय, अलंकारों का ज्ञान देने लगे। यही नहीं, वे किशोर युवक को पढ़ने के लिए पुस्तकें भी देने लगे। धीरे धीरे मास्टर जी और किशोर लेखक में समीपता बढ़ती गई और उसकी मराठी भाषा में सुधार होने लगा। अब किशोर लेखक को शब्द के महत्व का पता लगा और छंद, अलंकार, लय आदि को समझने लगा। तो ये थी कहानी जूझ का अर्थ है जूझना, संघर्ष करना। तो ये कहानी का केंद्र बिंदु है। आनंदा ने खूब जिंदगी में संघर्ष किया, वही संघर्ष कहानी में दिखाया है। उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।